जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा रिलेशन था कि समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां और ब्रेल लिपि, तो उनके बारे में हम लोगों ने लघुत्तरीय प्रश्नों की चर्चा कर ली थी। तो आज हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है कि मंदबुद्धि बालक के लिए जो शिक्षण विधि है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक, और तो लिया जो इसका उत्तर लिखा है वो ये है कि शिक्षण विधियों की दृष्टि से नंबर 1, उन विधियों को अधिक अपनाया जाए जो क्रिया आधारित हों। ठीक है, तो कौन सी विधियां अपनाई जाएं? अधिक से अधिक जो क्रिया आधारित हों, जैसे कि बुनियादी शिक्षा की सहसंबंध विधि, खेल विधि, क्रिया विधि। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि शिक्षण विधियों में वैयक्तिकता तथा गत्यात्मकता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। सेकंड जो हमारा प्रश्न लिखा है कि मंदबुद्धि बालक हेतु अभिभावकों को क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे जो बातें लिखी हैं उसमें ये लिखा है कि देखिए, जो सभी के मम्मी पापा चाहते हैं कि भाई उनके जो बच्चे होते हैं वो अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लें, और ठीक है, और उन्हें मतलब वही शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहते हैं या वही विषय पढ़ाने के लिए कहते हैं कि भाई जिनमें उनको नौकरी मिल सके। ठीक है, नौकरी मिल सके, लेकिन ज़रूरी तो है नहीं कि भाई बच्चा उस विषय को ग्रहण कर सके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनका जो बच्चा होता है वो उस विषय को नहीं मतलब सही से पढ़ पाता है और उस विषय में अनुत्तीर्ण ही होता है बार बार, लेकिन फिर भी कोई मतलब पेरेंट्स चाहते हैं कि नहीं बेटा वही पढ़ो जिससे तुमको नौकरी मिले। ठीक, तो ऐसे में क्या चाहिए कि भाई शिक्षकों को चाहिए कि वो अभिभावकों को समझाएं कि बच्चों के साथ ऐसा ना करें, और उनको और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो पहला पॉइंट है कि शिक्षक की सलाह माने, जो शिक्षक उनको शिक्षक अभिभावक मिलन के कार्यक्रम में समझाएगा, और अपने बालक को वह विषय पढ़ने दें जिनमें वह कुछ समझ सकता है। बालकों पर अपनी मान्यता कभी भी न थोपें, और बालकों को अपना काम करने के लिए घर पर पर्याप्त समय भी दें और पाठशाला का काम करने में अपना सहयोग भी दें। बच्चे को इधर उधर ऐसी संगति में न जाने दें जहां उसमें अवांछित आदतें पनपने की संभावना हो। इन बच्चों में विवेक ना होने के कारण ये जल्दी ही भटक सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे होते हैं, आप उन्हें जिस संगति में रखेंगे वही उसी संगति को ग्रहण करेंगे, इसलिए अवांछित या बुरी संगति से उन्हें बचाना चाहिए और अच्छी आदतें उनमें डालनी चाहिए। यदि लड़का पढ़ने में बिल्कुल ना चले, मतलब मूलहीन हो, तो उसे अपना पैतृक धंधा या ऐसे ही किसी कार्य का प्रशिक्षण दिला दें। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर किसी बच्चे के पढ़ने में रुचि नहीं है तो उसे किसी भी कार्य का प्रशिक्षण दिला दें, जिससे कि वो उस कार्य को करके अपनी जीविकोपार्जन के लिए एक रोजगार की खोज कर ले। ठीक है, जिससे कि उसका जो जीविकोपार्जन वो आराम से चल सके अगर वो पढ़ने में सही नहीं है। ठीक, तो इसके निष्कर्ष क्या निकलता है कि भाई मंद बुद्धि बालकों पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव न डाला जाए, किंतु ध्यान अवश्य रखा जाए कि कहीं वे अपने रास्ते से भटक ना जाए। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि मानसिक मंदितों की शिक्षा में किन बातों का समावेश किया गया है। कई विद्वानों ने मानसिक मंदितों की शिक्षा में निम्नलिखित बातों का समावेश किया है कि भाई विशिष्ट विद्यालयों में कक्षाओं की स्थापना की जाए, छोटे समूहों में शिक्षा दी जाए, अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, विशेष पाठ्यक्रम बनाया जाए, अध्ययन विषय सुनिश्चित किए जाए, हस्तशिल्प कलाओं का भी प्रशिक्षण दिया जाए, सांस्कृतिक विषयों की भी शिक्षा दी जाए और अनेक शिक्षण विधियों का भी प्रयोग किया जाए। अगला है शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। ठीक, तो उपाय ये करने चाहिए कि भाई पिछड़े बालक की सबसे पहले तो कमजोरी को दूर करने हेतु उन्हें वैयक्तिक या सामूहिक रूप से जैसी भी स्थिति हो अलग से समय दिया जाए। ठीक है, और पिछड़ापन वैयक्तिक या सामूहिक जिस प्रकार का भी हो उसके कारणों का पता लगाकर उन कारणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और कमजोरी को दूर करने हेतु उन्हें कमजोरी के अनुरूप ही गृह कार्य दिया जाए। उस गृह कार्य को पूरा करने हेतु उचित मार्गदर्शन भी दिया जाए। यदि पिछड़ेपन का कारण बालकों का मंद बुद्धि होना है तो उनकी कक्षाएं अलग से ही चलाई जाए। ठीक, तो ये शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय थे। दृष्टिबाधितों को कौन से अभ्यास कराने चाहिए। ठीक, दृष्टिबाधितों को कौन से अभ्यास कराने चाहिए, तो पहला है कि भाई बच्चों को या बालकों को अलग अलग तथ्यों एवं घटनाओं का बोध कराया जाना चाहिए। बालकों को प्रत्ययों से संबंधित शिक्षण दिया जाए और दृष्टि इंद्रिय में सहयोग का अभ्यास कराएं, जैसे खिलौने बनाना, रस्सी खींचना आदि। गेंद पकड़ने व फेंकने का अभ्यास कराना, वस्तुओं के आकार के बोध हेतु स्पर्श कराया जाना ताकि वह लंबाई व चौड़ाई का ज्ञान दे सके। विभिन्न प्रकार के प्रकाशों में बालकों को रखा जाए तथा उनके संबंध में कुछ करने व देखने को प्रोत्साहित करें जिससे उनकी शब्दावली में वृद्धि हो।
सातवां है कि बालकों को अलग अलग चित्र व आकृति बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। ठीक, तो अगला हमारा प्रश्न है कि श्रवण बाधितों की शिक्षा के साधन। तो श्रवण बाधितों की शिक्षा के साधन का एक चार्ट बना हुआ है, इसको आप देख लीजिए कि पहला शिक्षण तकनीकी शैक्षिक सुविधाएं, पृथक विद्यालय व कक्षाएं, संप्रेषण तकनीकी, बाल कार्यक्रम, शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन। ठीक, और इसके अंतर्गत जो यहाँ पे दिया हुआ है इन तीनों के अंतर्गत कि जो शैक्षिक सुविधाएं हैं वो उनके अंतर्गत क्या है कि चिन्ह भाषा, अगर उन्हें सिखाया जाए तो उन्हें चिन्ह भाषा का ज्ञान दिया जाए और ओष्ठ पढ़ने की विधि को उन्हें बताई जाए कि क्योंकि वो सुनने में असक्षम होंगे। ठीक, और उन्हें सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना बताया जाए और स्पर्श विधि द्वारा उन्हें जो संप्रेषण तकनीकी है स्पर्श विधि द्वारा भी बताई जाए और उनकी गतिविधियों का ध्यान रखा जाए और प्रवर्धक प्रयोग। ठीक, तो ये है इनकी शिक्षा के साधन। और अगला है कि श्रवण बाधितों है तो भाषा कैसी होनी चाहिए। ठीक, तो इनके भाषा कैसी होनी चाहिए, तो सामान्य श्रवण बाधित बालकों है तो भाषा भी सामान्य ही प्रयोग की जाती है, परंतु यदि बालक अधिक गंभीर श्रवण बाधित हो तो इन्हें शिक्षा देने के लिए सांकेतिक भाषा का विकास किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रवण बाधित बालकों को शिक्षित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यहाँ पर बालकों को सांकेतिक भाषा समझने का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा यह वाणी सुधार कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डालते हैं। कई शोधकार्यों से यह पता चला है कि बालकों को आरंभिक अवस्था में ही भाषा सुधार कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि इन्हें माध्यमिक तथा स्नातक स्तर तक पहुंचकर कोई भी भाषा संबंधी समस्या उत्पन्न न हो। कई शोधों के फलस्वरूप यह भी पता चला है कि श्रवण बाधित प्रथम भाषा को अन्य भाषाओं की अपेक्षा सीखने में कम कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, अतः इन्हें सांकेतिक भाषा का ज्ञान देना उचित रहता है। ठीक, तो ये थी कि श्रवण बाधितों हेतु भाषा कैसी होनी चाहिए। अगला है कि श्रवण बाधितों को कौन से संप्रेषण सिखाना आवश्यक होता है। तो श्रवण बाधित बालकों को सभी प्रकार के संप्रेषणों को सिखाना अति आवश्यक होता है, तभी यह भाषा की सक्षमता का विकास कर सकते हैं। इनके संप्रेषणों हेतु हाव भाव, औपचारिक संकेत, अंगुलियों की भाषा, वाणी तथा पढ़ना लिखना आदि सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्हें पढ़ने लिखने के उचित अवसर देने चाहिए। बालकों को श्रवण यंत्रों का प्रयोग करना भी सिखाया जाना चाहिए। इसी दिशा में संयुक्त राज्य अमेरिका ने संपूर्ण संप्रेषण के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। यहाँ पर संकेतों तथा वाणी के संयुक्त रूप को द्विप्रतिमान संप्रेषण की संज्ञा दी जाती है। श्रवण बाधितों हेतु पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो श्रवण जो सामान्य श्रवण बाधितों हेतु पाठ्यक्रम तो ये सामान्य होना ही चाहिए। ठीक, जिससे बालकों में हीन भावना उत्पन्न ना हो। यदि उनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य बालकों के समान नहीं हो सकती, ठीक, यद्यपि उनकी जो शैक्षिक उपलब्धि है वो सामान्य बालकों के समान नहीं हो सकती, पाठ्यक्रम को श्रवण बाधितों की आवश्यकताओं एवं क्षमताओं के आधार पर अनुकूलित किया जाना चाहिए। श्रवण बाधित बालकों को वाणी प्रत्यक्षीकरण का प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वह विभिन्न ध्वनियों को सुन सकें तथा वह बोधगम्य करके अंतर कर सकें। यह वाणी प्रत्यक्षीकरण की अनुभूति बालक शिक्षकों के होठों या होठों की गति को पढ़ने हेतु करते हैं ताकि उनका समायोजन कौशल विकसित हो। आगे है कि ब्रेल विधि सीखने की 3 विधियां कौन कौन सी हैं। ठीक, ब्रेल विधि सीखने की 3 विधियां, तो पहला है कि वाक्य विधि। तो वाक्य विधि में छोटे वाक्यों का सहारा लिया जाता है। वाक्य के शब्दों का मामूली फेरबदल हो सकता है, या यह एक खिलौना है, या बड़ा खिलौना है, या मेरा खिलौना है, मेरा खिलौना बड़ा है आदि। बच्चों को वाक्यों को याद करके उन्हें पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अभ्यास करने से विभिन्न शब्दों से परिचित हो जाता है। कई शब्दों का परिचय हो जाने पर अक्षर विन्यास पर ध्यान देना चाहिए। आगे है हमारा शब्द विधि। तो इसमें क्या होता है कि इस विधि द्वारा शुरू में परिचित तथा सार्थक शब्दों का सहारा लिया जाता है। बिंदु विन्यास समझ में आने के पूर्व ही बच्चे शब्दों को छूकर पहचानने का प्रयास करते हैं। कागज पर 3-4 पंक्तियों में 3-4 शब्दों को बार बार लिखकर बच्चों को दिया जा सकता है। अगली पंक्ति में वही शब्द अपने पूर्व पंक्ति में आए शब्द के ठीक नीचे लिखा हो तो अच्छा रहेगा। बच्चों को छूकर पहचानने के बाद अक्षर विन्यास पर विचार किया जा सकता है। तो अगली हमारी अक्षर विधि। ऊपर दोनों विधियां विश्लेषण की हैं, जबकि अक्षर विधि संश्लेषण विधि है। इसमें बच्चे पहले अक्षर पहचानते हैं तथा फिर अक्षरों से शब्दों का निर्माण करते हैं और पहचानने में सरल अक्षरों की पहचान पहले करवाते हैं। अगला है कि ब्रेल से क्या लाभ है। ठीक है, तो ब्रेल लिपि कौन अपनाता है, जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं, और ये जो है इनकी जो शिक्षा होती है इन्हीं के माध्यम से ये ब्रेल लिपि के द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं।
ठीक है। और इनकी अध्ययन सामग्री को लिखित रूप में अपने पास संजो कर लिखते हैं अगर वो ब्रेल सीखे हैं तो। और इसके लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रों को नोट्स लेने के लिए बाध्य करना चाहिए। नोट्स लेने से तात्पर्य किसी बड़ी बात को छोटे रूप में लिखने से है, ठीक। और नोट्स लेने की आदत का विकास करने से छात्रों को अनेक लाभ है, जैसे कि नोट्स लेने से छात्रों का ध्यान कक्षा में केंद्रित रहता है। नोट्स लेने से भविष्य में बातों को याद रखना आसान हो जाता है। नोट्स स्वयं की पढ़ाई के लिए उपयोगी होते हैं, इससे लिखने की गति बढ़ती है। नोट्स परीक्षा के पहले बहुत काम आते हैं। नोट्स लेने से छात्रों को अन्य मनोवैज्ञानिक लाभ भी होते हैं, ठीक। तो इन्हीं प्रश्नों के साथ जो ये आज का हमारे पास जो अति लघुत्तरीय प्रश्न थे यहीं पे समाप्त होते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात, अगर वीडियो में कोई कमी रह जाती है या कोई सुधार होने की गुंजाइश है तो आप कमेंट पे ज़रूर बताएं, आपकी बातों पर विचार किया जाएगा। धन्यवाद।